जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन दुबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने परीक्षा के नतीजों में कथित गड़बड़ियों का खुलासा किया था। परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को भी पास करने का आरोप लगा था। खबर दिखाए जाने के बाद आरोपों से घिरे कुलपति टीएन दुबे ने अपने पद से आज इस्तीफा दिया है। हम आपको बताते हैं कि उन पर क्या क्या आरोप थे। परीक्षा नहीं देने वाले छात्र भी पास हुए थे, ये हमने हमारी रिपोर्ट में बताया था। नंबरों से हेरफेर कर फर्जी मार्कशीट भी दी गई और नंबर घोटाले में जमकर कमाई की गई। यूनिवर्सिटी में नंबर घोटाले की विभागीय जांच में जो निकला उसमें बहुत सारे और आरोप जुड़े। यूनिवर्सिटी में परीक्षा कार्य इंटरफेस निर्धारित नहीं है। ईमेल से सारा काम होने से डेटाबेस में फेरबदल हुआ। सॉफ्टवेयर में आईपी एड्रेस की जगह असुरक्षित मेक एड्रेस। डेटाबेस मांगने पर भी वो नहीं दिया गया। नतीजे घोषित होने से पहले कर्मचारी के मेल पर भेजे गए और परीक्षा नियंत्रक ने छुट्टी पर रहते अंक भेजे जो दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां लगभग 300 कॉलेजों से संबंधित हैं, उसमें मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेद, योग, सारे होम्योपैथी के कॉलेजेस और लगभग 80,000 छात्र इसमें हर साल दाखिला लेते हैं। यहाँ अगर इनके अंक सूची में कोई बड़ी गड़बड़ी आए तो अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, खास करके उस राज्य के लिए जो वैसे भी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में, नौकरियों में व्यापम के लिए बदनाम था। तो लगभग 8 साल बाद मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये खबर सामने आई और जो जांच रिपोर्ट है वो खुद सरकारी है, जो कहती है कि किस तरह से अंक सूची में गड़बड़ की गई। जो सॉफ्टवेयर था उसका जो इंटरफेस था वो ठीक नहीं था, ईमेल पर भेजा गया, कट कॉपी पेस्ट किया गया, ऐसे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। और उसके बाद जो बड़ी खबर कल हमने दिखाई, जांच प्रतिवेदन की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास थी, उसके बाद जो कुलपति हैं डॉक्टर टीएन दुबे, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वो भी नाराज काफ़ी बताए जा रहे थे और इसके बाद कुलपति ने अपना इस्तीफा सौंपा है। सिर्फ अंक सूची में गड़बड़ी का मामला नहीं है, हमने ये भी बताया था कि किस तरह बीलिप के जो छात्र हैं, 4 साल का कोर्स है, पिछले 1 साल से उनका रिजल्ट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल के कोर्स की अवधि जो बढ़कर 5 साल हो जाती है। तो ऐसे कई छात्रों को अभी ये नहीं पता, क्योंकि बार बार जो एक्टिविस्ट हैं या जो बाकी के लोग हैं जो जानकार हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की पुलिस जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि कितने छात्रों ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आने से जो डिजर्विंग छात्र नहीं हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग जो पूरी साल मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। तो कायदे से इस पूरे मामले की कुछ लोग तो इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कम से कम इसमें पुलिस की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कुलपति ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। कुरुक्षेत्र के किसान सिंघू बॉर्डर पर आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। 15 अगस्त को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में लोग सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। इसके लिए जमकर तैयारी हो रही है। पिछले कई दिनों से महिला और पुरुष वॉलंटियर गांवों में जाकर लोगों को दिल्ली चलने के लिए कह रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोग गांव वालों को कृषि कानूनों के खिलाफ भी जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ है राकेश टिकैत। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त। क्या है किसानों का प्लान? टिकैत साहब लगातार एक्टिव हैं, अभी मिशन यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड लॉन्च करके आए हैं। सर, पिछली बार तो गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि लाल किले पर भी किसानों ने कूच किया, मार्च किया। इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही काफी सतर्कता बरत रही है। क्या प्लान है कल 15 अगस्त का आप लोगों किसानों का? लाल किले पे कोई सत्ता का वो ऑफिस है, लाल किले पे पार्लियामेंट है, लाल किले में एमपी एमएलए रहते हैं। कौन रहता है लाल किले में? कौन रहता है? क्या है लाल किले का उसका? और करे के ये कैंटर लगा रखे, क्या दिखाना चाह? वो तो कैंटर लगा दिए हैं, लगा दें तो हमको लाल किले पे जहाँ कानून लाल किले ने बनाए, ये करीब 300-400 साल पीछे जा रहे हैं क्या? आगे लाल किले के जब राज होते थे, अब कहाँ लाल किले के राज है? अब तो पार्लियामेंट है। वहाँ कैंटर पार्लियामेंट के चारों तरफ लगाते हैं ना, दिखाते हैं कि भाई पार्लियामेंट को लगाओ। मतलब एक माहौल खराब करने का, ये दिखाने का कि एक कर रहे, ये इनके प्लान में शामिल है कि बदनाम कैसे करो। हम क्या करेंगे लाल किले पे जाके? फिर कल क्या करेंगे आप लोग? किसान क्या करेंगे? कैसे किसान झंडा फैलाएगा? अपने खेत में फैलाएगा, अपने गांव में फैलाएगा, अपने ट्रैक्टर में फैलाएगा, अपने जिले में, तहसील में, गांव देहात में।
सब अपने ट्रैक्टर में झंडे फहराएंगे? सब ट्रैक्टर पे, अपने गांव में, अपने खेत में, अपने घर पे, सब गणतंत्र दिवस उसमें मनाएगा। यहाँ पे भी मनाएंगे स्टेज पे। यहाँ पे स्टेज पे भी कल रहेंगे आप? नहीं, हम तो उत्तराखंड में रहेंगे। मिशन उत्तराखंड था, मिशन मतलब 15 तारीख को तो बकस दो, 15 अगस्त है, 15 अगस्त को मिशन उत्तराखंड है। मतलब गणतंत्र दिवस को भी पार्टी से जोड़ कर देख रहे हैं। इसको तो रहने दो, तिरंगा झंडा तो सबका है, इसे पार्टी का झंडा मत बनाओ। ठीक है साहब, आप लोगों के खिलाफ तो पूरा एक कैंपेन चलाया गया। आप तो जानते ही हैं लाल किले में जब जो 26 जनवरी के बाद से हम लोग यहीं पर थे, उस दौरान भी तो कहा गया कि नहीं, आप लोग देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और तिरंगा यात्रा को लेकर के भी सवाल उठाए गए। हरियाणा में काफी प्रदर्शन भी हुए उसको लेकर के। इन तमाम चीजों को लेकर के आपका क्या रुख है? अब तिरंगा कोई ने कहा है, तिरंगा तो हमारा सबका है। और कह लेना, हम जिस दिन गेहूं की जरूरत पड़ी थी, देश जिस दिन भूख से मर रहा था, उस दिन तो पंजाब को याद करा, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को 2007 में कि गेहूं उत्पादन कर दो, मर गए। तो आज अगर 14 साल से किसान ने गेहूं उत्पादन करके दे दिया, तो आज इनको खालिस्तान नहीं बताओगे? हमने अपना भाव मांग लिया तो हम पाकिस्तान नहीं हो गए, हम सब चीज हो गए। कल कहीं कूच करने का कोई प्रोग्राम नहीं किसानों का किसी बॉर्डर हम नहीं जा रहे, हम तो अपना यहीं फहराएंगे और यहाँ पे भी अपना झंडा लॉन्च का करेंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे। कल हलवा पूरी बटेगा, गणतंत्र दिवस है कल, यहाँ बढ़िया मिठाई प्रसाद चलेंगे। हाँ, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से गेहूं और धान को एमएसपी पर बेचने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद रामपुर के शाहबाद सहकारी समिति के प्रभारी और दूसरे कई लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में कई किसानों के फर्जी दस्तावेज लगाकर गेहूं को एमएसपी पर बेचा गया। इस खबर को हमने दिखाया था कि कैसे रजपुरा टांडा के दर्जनों किसानों की खतौनी लगाकर शाहबाद के विक्रय केंद्र में बेचा गया। साथ ही कई जगह बंजर जमीन पर भी गेहूं उगा दिखा दिया गया था। खाता संख्या 35 की अब हम इस ज़मीन पर आए हुए हैं। यहाँ पर खेती लायक कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर कोई ज़मीन छूटी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का लॉन है और थोड़ी सी ज़मीन अंदर है। ये खबर आने के बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोक्ता सहकारी समिति के पटवाई शाहबाद के केंद्र प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इसके अलावा जांच में रेशम विभाग, बंजर जमीन और दूसरी जमीन का गलत रजिस्ट्रेशन कराने का मामला सही पाया गया। बाकी किसानों के सत्यापन का काम चल रहा है। हालांकि इस जांच रिपोर्ट में भी कई झोल है। जांच रिपोर्ट की पहली लाइन में यह लिखा गया है कि खरीद में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई अनियमितता नहीं पाई गई है तो फिर खरीद केंद्र के 2 प्रभारी और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज कराए गए? फिलहाल स्थानीय स्तर पर जांच अब भी चल रही है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने फर्जी किसान बनकर और फर्जी खतौनियां लगा के अपने गेहूं की और फर्जी तरीके से गेहूं खरीद के अपना उस पर दर्शाया गया है और वो उसकी जांच चल रही है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको जेल जाना पड़ेगा, चाहे सेक्टर इंचार्ज हो चाहे फर्जी किसान हो। मगर किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि कैसे जयाप्रदा चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के नाम से धान बेचा गया। उस बाबत भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्यापन में गड़बड़ी हुई है। इसके लिए केंद्र प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पूरी जांच रिपोर्ट में प्रशासन कमियों को सुधारने के बजाय एमएसपी घोटाले पर लीपापोती करती ज्यादा दिख रही है। रामपुर से तमकीन के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने साल 2021-22 के स्कूल फीस में 15% की कटौती करने का फैसला लिया। लेकिन क्या इस फैसले से परिजनों को फायदा होगा और क्या स्कूल प्रशासन इन फैसलों को मानेंगे? देखिए रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले मुरुगन पिल्लई महिलाओं के हेयर बैंड बनाकर बेचने का एक छोटा सा कारोबार चलाते हैं। इनके 2 बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चे की महीने की फीस करीब 2800 रुपए है।
लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हालात खराब हैं। पहले ये एक झुग्गी में रहते थे, जिसे तोड़कर वही इमारत बन रही है। बिल्डर ने इमारत बनने तक किराया देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैसे नहीं होने की वजह से ये एक अधूरी बनी इमारत में रहने को मजबूर हैं। इस साल अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है। जब घर चलाने के पैसे नहीं हैं तो फिर फीस कैसे भरें? इनका मानना है कि 15% फीस की कटौती से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ऐसा नहीं चाहते कि पूरी तरह से हमारा फीस माफ़ किया जाए, लेकिन 50% तो 50% तो हमें फ़ीस माफ़ी करके मिले तो हमारे रोज़ाना जीवन जो चलना है जो थोड़ा हम लोग संभाल के चला सकते हैं। वो 50% फीस भी हमें भरना है तो भी हमारे घर के गहने गिरवी रखकर ही हम लोग भर सकते हैं। वैशाली सैयद की बेटी कक्षा 8 में पढ़ती हैं। स्कूल ने कुछ समय पहले ही फीस बढ़ाई थी। अब अगर उसमें से 15% कम भी की जाती है तब भी परिवार वालों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते तो पहले ही चालू हो जाते कि फीस भरो ऐसा, तो हम लोग फेडअप हो गए ये सुन के। तो स्कूलों ने भी, स्कूल के मैनेजमेंट ने भी समझना चाहिए कि लोगों को रोजगार नहीं है। इसी बात पे थी कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस में 15% कटौती का ऐलान करते हुए एक GR भी निकाला, लेकिन अब स्कूल प्रशासन इसके खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल कैसे चलेंगे अगर सभी की फी अगर माफ कर दी जाए? सरकार हमें किसी तरह की मदद नहीं करती है। सरकार ने हमारे अधिकार के 25% रिजर्वेशन के तहत RT के पैसे भी 3 साल से नहीं दिए हैं। ऊपर से इस साल जो 17,676 रुपए हमको मिलते थे RT के, उसमें कटौती करके 8,000 रुपए कर दिए हैं। इसलिए हमारे स्कूलों पे ये जाती हुई है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें अभिभावकों के साथ ही स्कूल प्रशासन के बारे में भी सोचना है, और इसलिए सरकार की ओर से 15% की ये रकम तय की गई है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अभिभावक और अदालत तीनों को मंजूर होता है या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। स्वतंत्रता दिवस की कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के पहाड़गंज में 2 गुटों के झगड़े में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो चुका है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहाड़गंज के एक होटल के सामने ये गोलीबारी हुई, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला आरोपी इसी इलाके का नामी बदमाश है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। तमाम सुराग इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और इस इलाके में सुरक्षा और कड़ी की गई है। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर किसने बांटी जश्न आजादी की मिठाई। आज अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF के जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया और BSF अधिकारियों ने पाक रेंजर्स को उनके देश की जश्न आज़ादी के लिए मुबारकबाद के साथ मिठाई भी दी। आज बॉर्डर पर लोगों की तादाद भले ही कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कम थी, लेकिन यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। आपको बता दें कि आज ही के दिन पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। कल भारत अपनी आज़ादी का 75वां जश्न मनाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत और पाकिस्तान के जवान साथ साथ दिखे। LOC पर दोनों तरफ की सेनाओं ने शुभकामनाओं के साथ साथ एक दूसरे को मिठाइयों के साथ मुबारकबाद दी। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर NDTV के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।